और ये हम लोगों का ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ईपीएस की पूरी किताब का निचोड़ करके 20 यानी 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके फाइनल की परीक्षा में जरूर आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और ये हम लोगों का सेट 2 है और यदि आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, इस जगह पे वो हम लोगों का सेट 1 होगा तो उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोगों का चैप्टर 11 है और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। तो अब हम लोग चैप्टर 11 से करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा दीजिए। गिव द डिफिनेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा दीजिए, मतलब कि कोष प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं या फिर कोष प्रवाह विवरण किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा RN एंथोनी के शब्दों में कोष प्रवाह विवरण इस बात को स्पष्ट करता है कि लेखाकर्म की अवधि में किन साधनों से अतिरिक्त कोष प्राप्त किया गया है तथा किन मदों पर उसे व्यय किया गया है। आप लोगों को इसको याद रखना होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूं आप लोगों को। कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए 2017 की फाइनल की परीक्षा में पूछा गया था। आंसर होगा RN एंथोनी के शब्दों में कोष प्रवाह विवरण इस बात को स्पष्ट करता है कि लेखाकर्म की अवधि में किन साधनों से अतिरिक्त कोष प्राप्त किया गया है तथा किन मदों पर उसे व्यय यानी खर्च किया गया है। आगे देखिए हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण एवं स्थिति विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है और इसे देखिए 8वां में किस टाइप से पूछा गया था। तो कोष प्रवाह विवरण, ठीक है, कोष प्रवाह विवरण आर्थिक चिट्ठे से कैसे भिन्न है। ये जो कोष प्रवाह विवरण है ये आर्थिक चिट्ठे से कैसे अलग है, मतलब कि भिन्न है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर यहाँ देख सकते हैं, कोष प्रवाह विवरण एवं स्थिति विवरण में अंतर। पहला अंतर क्या है, तो कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की व्याख्या करता है जबकि स्थिति विवरण व्यवसाय की गतिशील स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कोष प्रवाह विवरण में केवल कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाली मदें ही दिखाई जाती है जबकि स्थिति विवरण में परिसंपत्तियों, दायित्वों व पूंजी खाते के शेषों को दिखाया जाता है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, कोष प्रवाह विवरण व्यवसाय की स्थिति के साथ साथ वित्तीय क्रियाओं के परिवर्तनों व प्रवाहों का विश्लेषण करता है जबकि स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को केवल व्यवसाय की तिथि स्थिति को दिखलाता है। ओके, क्या करता है, तो सिर्फ व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दिखाता है। तो आप लोगों को कितना पढ़ना होगा, तो आप लोगों को चैप्टर 11 से मात्र 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। मतलब इस 2 की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की किसी भी हाल में तैयारी कर लेनी है। आप चाहे तो ज़्यादा भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कम से कम आपको ये 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 12 यानी चैप्टर 12 लेखांकन अनुपात। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, अनुपात को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द रेशियो। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा RN एंथोनी के शब्दों में अनुपात साधारणतया एक संख्या को दूसरे संख्या के संदर्भ में प्रकट करना है। यह एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यदि आप लोगों को आपके फाइनल की परीक्षा में पूछा जाए कि हम लोग जो है एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देकर क्या ज्ञात करते हैं, तो आपको आंसर करना होगा अनुपात को ज्ञात किया जाता है। मतलब कि अनुपात निकालने का सूत्र होता है एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, शोधन क्षमता अनुपात क्या प्रकट करता है, मतलब कि क्या व्यक्त करता है। व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय सॉल्वेंसी रेशियो। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। आंसर यानी उत्तर, शोधन क्षमता अनुपात हमें इस बात का ज्ञान कराते हैं कि संख्या में कुल वित्त कहाँ कहाँ से प्राप्त किया गया है।
अर्थात व्यवसाय के स्वामियों एवं बाह्य साधनों से प्राप्त किया गया धन का कितना कितना है। इसमें प्रमुख अनुपात निम्न है, कौन कौन है? तो देखिए, ऋण क्षमता अनुपात, दूसरा हो जाएगा ऋण सेवा अनुपात, तीसरा ऋण एवं कुल कोष अनुपात तथा चौथा हो जाएगा स्वामित्व अनुपात। क्वेश्चन था कि शोधन क्षमता अनुपात क्या व्यक्त करता है? तो शोधन क्षमता अनुपात हमें इस बात का ज्ञान कराते हैं कि संख्या में कुल वित्त जो है फाइनेंस वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, अर्थात व्यवसाय के स्वामियों एवं बाह्य साधनों से प्राप्त किया गया धन का कितना कितना है। इसमें प्रमुख जो है ये 4 हैं। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 13 सम विच्छेद विश्लेषण। 29 नंबर क्वेश्चन, लाभ मात्रा अनुपात क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? लाभ मात्रा अनुपात क्या है? तो आंसर होगा लाभ मात्रा अनुपात, यह अनुपात अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को प्रदर्शित में व्यक्त करता है, ठीक है, और इसलिए इसे अंशदान सीमा अनुपात भी कहते हैं। लाभ मात्रा अनुपात का दूसरा नाम क्या है? तो अंशदान सीमा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात एक उपयोगी अनुपात है जो विविध, ठीक है, विविध प्रबंधकीय निर्णयों के लिए गणना में सहायता करता है। आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर करता हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ मात्रा अनुपात क्या है, और यदि आपको फाइनल परीक्षा में पूछ दिया जाए, मतलब पूछा जाए कि अंशदान सीमा अनुपात क्या है, तो फिर तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों को अंशदान सीमा अनुपात या फिर लाभ मात्रा अनुपात कुछ भी पूछा जाए, दोनों का आंसर जो है सेम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, सम विच्छेद विश्लेषण को परिभाषित करें। डिफाइन ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी सम विच्छेद विश्लेषण को परिभाषित करें, मतलब कि सम विच्छेद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं। तो आंसर होगा सम विच्छेद विश्लेषण किसी व्यावसायिक इकाई के आगम एवं लागत का संबंध बिक्री के साथ का अध्ययन करता है। बिक्री का वह बिंदु जहां व्यवसाय को ना लाभ और ना हानि हो सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। यह विक्रय मूल्य कुल लागत के बराबर होता है। यहाँ विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है? तो कुल लागत के बराबर होता है। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु होता है जिस पर फर्म को ना लाभ और ना ही हानि होती है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 14, उद्यमी पूंजी कोषों के स्रोत एवं साधन। उद्यमी पूंजी कोषों के स्रोत एवं साधन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी पूंजी अथवा साहसिक पूंजी की परिभाषा दें। डिफाइन वेंचर कैपिटल, ठीक है, डिफाइन वेंचर कैपिटल। उद्यमी पूंजी अथवा साहसिक पूंजी की परिभाषा दें। देखिए अथवा में इसको किस टाइप से पूछा जा सकता है कि उद्यमी पूंजी अथवा साहसिक पूंजी क्या है। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है ना, 2014 में इस टाइप से, और 2014 में दो ही क्वेश्चन को देखिए इस टाइप से पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन 2014 में दोनों जो है अलग अलग टाइप से आया था, जबकि दोनों का आंसर जो है सेम होगा, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो आंसर होगा साहसिक पूंजी ऐसे वित्तीय निवेश से संबंध है जो किसी जोखिम भरे प्रस्ताव से संबंध है, परंतु जिसके द्वारा उसे ऊंचे प्रत्यय दर की आशा हो इसे अत्यंत जोखिम पूंजी का प्रतीक ही कह सकते हैं। वित्त ऐसे साहसिक पूंजी कोषों द्वारा प्रदान किया जाता है जो किसी अपरिचित परंतु उत्साहजनक भविष्य के लिए हुई कंपनी को दिया जाता है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 15 यानी 15 प्रौद्योगिकी का चयन। इससे आप लोगों को जो है किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत पढ़िए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोगों का 16 नंबर चैप्टर, प्रबंध के बुनियादी आधार। 32 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रबंध एक पेशा है? इज मैनेजमेंट आ प्रोफेशन? इज मैनेजमेंट आ प्रोफेशन? क्या प्रबंध एक पेशा है? देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है और आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपके फाइनल की एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी चातुर्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, सेवा भावना को प्राथमिकता को तो पूरा करता है तथा कुछ अन्य विशेषताओं जैसे प्रतिनिधित्व, पेशेवर संघ का होना, आचार संहिता का इसमें अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। भारत में अभी प्रबंध का पेशे के रूप में विकास अपने शैशव अवस्था में है तथा धीमी गति से चल रहा है। जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकृति मिलती रहेगी। आगे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध कला है या विज्ञान?
इज मैनेजमेंट एन आर्ट और साइंस, पूछ रहा है कि प्रबंध कला है या फिर विज्ञान। तो आंसर करना होगा उत्तर, प्रबंध में कला एवं विज्ञान दोनों के गुण हैं, इसे केवल विज्ञान अथवा केवल कला की संज्ञा देना उचित नहीं है। यह विज्ञान एवं कला है क्योंकि विज्ञान एवं कला एक दूसरे के पूरक हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा को परिभाषित करें, डिफाइन मोटिवेशन, यानी प्रेरणा को परिभाषित करें। तो आंसर होगा एम.जे. जूसियस के शब्दों में, साधारण अर्थ में अभिप्रेरणा किसी अन्य अथवा स्वयं को वांछित गतिविधियों का अनुसरण के लिए उत्तेजित करने का कार्य है अथवा वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाना है। आगे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की कोई 3 विशेषताएं बताइए, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आंसर होगा प्रबंध की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं जो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। आगे देखिए हम लोगों का तीसरा पॉइंट, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान व सुधार करने की आवश्यकता रहती है, जरूरत रहती है, इसी कारण प्रबंध को एक सतत क्रिया कहा जाता है। आगे हम लोगों का चैप्टर 17 यानी 17, उत्पादन प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण। देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, उत्पाद रूपरेखा क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन, यानी उत्पाद रूपरेखा क्या है। तो आंसर होगा उत्पाद रूपरेखा से हमारा तात्पर्य उस तैयारी से है जिसके ऊपर उपक्रम की छवि एवं लाभ उपार्जन क्षमता बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। ऐसा कहा गया है कि जितना अधिक समय व्यक्ति उत्पाद रूपरेखा के निर्माण पर लगाता है उतने ही उसकी सफलता के अवसर अधिक हो जाते हैं। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37, निर्यात उत्पादों के किस्म नियंत्रण संक्षेप में लिखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो आंसर होगा किसी भी अर्थव्यवस्था के निर्यात बढ़ाने में किस्म नियंत्रण का कार्यान्वयन बड़ा उपयोगी होता है। उत्पाद तभी विदेशी बाजारों में बिकते हैं यदि वे सस्ते एवं अच्छी किस्म के भी हो। इन प्रमाणों का प्रमाणीकरण विदेशी ग्राहकों को किसी भी बिक्री योजना की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने लघु इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों का निरीक्षण माल को विदेशों में भिजवाने से पूर्व अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था ने भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धी बाजारों में उत्पाद बेचने में सफलता पाई है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 18, विपणन प्रबंध। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, यानी 18 का 38 नंबर नहीं, ठीक है, हम लोगों का सीरियल में 38 नंबर क्वेश्चन। तो विज्ञापन के 3 उद्देश्यों को बताएं, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन के 3 उद्देश्य को बताना होगा। तो आंसर देखिए पहला क्या होगा, जन साधारण को वस्तु के विषय में अवगत कराना, दूसरा वस्तु की बिक्री में वृद्धि करना और तीसरा वस्तु के उपयोग करने के तरीके जन साधारण को बताना। आगे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, ब्रांड के क्या उद्देश्य हैं, ब्रांड जो है उसके क्या उद्देश्य हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रांडिंग, यानी ब्रांड के क्या उद्देश्य हैं। तो आंसर, ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी उत्पाद की पहचान के लिए किया जाता है। ब्रांड क्या है, तो ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी उत्पाद की पहचान के लिए किया जाता है। आगे देखिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, विपणन मिश्रण क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, यानी विपणन मिश्रण क्या है। ये क्वेश्चन देखिए लगातार कितने बार पूछा गया है। तो आंसर होगा, विपणन मिश्रण शब्द का उपयोग मूल रूप से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर नील बोर्डन ने किया था। किसने किया था, तो हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जिनका नाम है नील बोर्डन ने किया था। किसका उपयोग, तो विपणन मिश्रण शब्द का उपयोग। ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रोत्साहित व प्रेरित करते हैं विपणन मिश्रण कहलाते हैं। विपणन मिश्रण व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कीमत क्षेत्र हो या संवर्धन क्षेत्र, विपणन क्षेत्र हो या उत्पादन क्षेत्र। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, पैकेजिंग के 4 महत्व बताएं, स्टेट 4 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग जो है उसके 4 महत्व को बताने के लिए बोल रहा है। तो आंसर होगा, पहला महत्व
उत्पाद सुरक्षा महत्व, दूसरा उत्पाद की मूल्य वृद्धि महत्व, तीसरा उत्पाद की विज्ञापन महत्व और चौथा ध्यान आकर्षण महत्व। ठीक है, ये चार उसका महत्व रहा जो कि आपको याद करना है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 19 वित्त प्रबंधन, और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, अंशों एवं ऋण पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स एनी टू। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अंशों एवं ऋण पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई दो, मतलब दो अंतर हम लोगों को बताना होगा। तो आंसर देख लीजिए कि अंश एवं ऋण पत्र में अंतर निम्नलिखित है। अंश में अंश स्वामित्व पूंजी का एक भाग है, इसके धारक को मत देने का अधिकार होता है। अब देखिए ऋण पत्र में पहला नंबर, ऋण पत्र एक ऋण की स्वीकृति है और दूसरा इनके धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो आप लोगों को इसका अंतर कैसे करना है आपके फाइनल की एग्जाम कॉपी में, तो आपको करना क्या होगा, कॉपी को दो भागों में बांटना होगा। इस टाइप से बीच में एक लकीर खींचना है और एक साइड आपको लिखना होगा अंश। जैसे यहाँ पे अंश है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है अंश। ओके, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको अंश लिखना है और इस साइड पे आपको लिखना होगा ऋण। क्या लिखना है, तो आपको इस साइड में ऋण लिख देना है। तो देखिए अंश साइड में ये जो अंश का 2 पॉइंट है इसको लिखना है और ऋण साइड में ये जो ऋण का 2 पॉइंट है इसको लिख देना है। तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, वित्त की व्यवसाय को क्या आवश्यकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस टू बिजनेस। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है कि वित्त की व्यवसाय को क्या आवश्यकता है। तो आंसर होगा वित्त की व्यवसाय को निम्न आवश्यकता है। पहला, व्यवसाय की स्थापना के लिए, दूसरा व्यवसाय के संचालन के लिए, तीसरा व्यवसाय के भावी विकास के लिए और चौथा लाभ में वृद्धि के लिए, पांचवा मंदी का सामना करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 20 लागत एवं लाभ का निर्धारण क्या है। तो लागत एवं लाभ का निर्धारण 40 यानी 44 नंबर क्वेश्चन 44, लागत को परिभाषित करें। मतलब कि लागत किसे कहते हैं, लागत से आप क्या समझते हैं, लागत की परिभाषा दें या फिर लागत को परिभाषित करें। ये सारा क्वेश्चन एक ही है, सबका आंसर सेम होगा। तो डिफाइन कॉस्ट, ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है। तो आंसर होगा गार्डन सीलिंग लॉ के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, तो गार्डन सीलिंग लॉ के अनुसार लागत वह साधन है जिसे किसी विशिष्ट वस्तु को प्राप्त करने हेतु त्यागा जाए। और यहाँ देखिए ICMA लंदन के अनुसार लागत वह व्यय है, मतलब कि लागत जो है वह व्यय है वास्तविक अथवा काल्पनिक जो किसी विशिष्ट वस्तु अथवा क्रिया के संबंध में व्यय की अथवा नियोजित की जा सके। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत एवं संयुक्त लागत क्या है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन का आंसर ये कितना बार पूछा गया है और आंसर हम लोगों का अवसर लागत बराबर क्या होगा, तो व्यवसाय की किसी संपत्ति का प्रयोग यदि अन्यंत्र किया गया होता है तो इससे जो प्राप्ति होती है वही उस संपत्ति की अवसर लागत कहलाती है। जैसे मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके इसे भाड़े पर दे दिया जाता है तो जितना रकम मिलती है वह रकम ही उस मशीन की अवसर लागत कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए आपको अभी एक वीडियो दिखने लगेगा इस जगह पे, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए हम लोगों का चैप्टर 21 इससे कुछ नहीं पढ़ना है और चैप्टर 2 से भी कुछ नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।